वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम दोस्तों इस रेनबो पार्ट 1 को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम करने वाले हैं कि जो आपको पेज नंबर 46 पर जो चैप्टर है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो जिसको कि लिखा है जेबीएस हल्देन ने, हम इसके बारे में आपको जिक्र करने वाले हैं। तो अब देखिए, ये बिल्कुल चैप्टर के नाम से जाहिर है कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, साइंसी नज़रिया, साइंसी या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों ये है कि हम कोई भी काम करते हैं, हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अगर साइंस के एतबार से करते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, सुरक्षित रहता है और वक्त के साथ हम इस चीज़ में सफल भी हो पाते हैं। लेकिन अगर वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, साइंसी एतबार से नहीं है, वैज्ञानिक एतबार से कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी को सांप ने डस लिया, तो हमारा साइंस कहता है कि जल्दी जल्दी उसको उठा करके मेडिकल हेल्प लिया जाए। उसको साइंसी एतबार से, साइंसी दृष्टिकोण से अगर कोई बंदा रैशनल थिंकिंग रखता है, अच्छी समझ रखता है, साइंस की समझ रखता है, वो समझता है कि ये झाड़ फूंक से कुछ नहीं होने वाला है, तो उस बंदे को उठा करके जिसको सांप ने डस लिया है उसको ले जाकर वो मेडिकल हेल्प दिलवाएगा, तब जाकर उसकी ज़िंदगी में कोई ख़तरा नहीं होगा या फिर वो उसकी जान बच सकती है। लेकिन अगर अगर किसी ओझा या गुनी के पास उसको ले जाया जाता है तो क्या होगा कि ओझा के पास ले आने से उसकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है, समाप्त भी हो सकती है। तो यही एक साइंसी नुक्ता नज़र, साइंटिफिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें बात सबसे पहले अगर साइंस की आई है, जेबीएस हल्देन जो साइंस के बारे में जो बता रहे हैं, तो ये हम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जेबीएस हल्देन, इनने इसको लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना ये पड़ेगा कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस क्या चीज़ है सर? साइंस का मतलब होता है किसी भी एरिया ऑफ नॉलेज का, किसी भी एरिया का, क्षेत्र का सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक जब हम नॉलेज लेते हैं, अब कहिएगा सिस्टमेटिक क्या सर? सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके संबंधी जितने भी फैक्ट्स हैं हम उसको जमा करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके कॉजेज़ को, उसके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद पता करते हैं कि ये सही है या गलत है और फिर हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, एक रिज़ल्ट देते हैं। मतलब कई स्टेज से होकर कोई चीज़ गुजरता है और जब बिल्कुल फिट आ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं कि वो साइंटिफिकली ट्रू है। अगर मेडिसिन के बारे में अगर खोज होती है, मेडिसिन के एरियाज़ के बारे में अगर खोज की जाती है तो उसको हम लोग मेडिकल साइंस कहते हैं। अगर ये एग्रीकल्चर के बारे में की जाती है तो एग्रीकल्चरल साइंस कहलाता है। अगर वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में की जाती है तो वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। अगर समाज की भलाई के लिए कोई चीज़ की जाती है, सोशल एक्सपेरिमेंट की जाती है और वो कोई चीज़ सही निकल करके सामने आता है तो उसको सोशल साइंस हम लोग कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो नेचुरल साइंस वो सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके भी कई ब्रांचेज हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सारे के सारे नेचुरल साइंसेस कहलाते हैं या प्राकृतिक विज्ञान कहलाते हैं। अब रही बात कि ये जो सिस्टमेटिक किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र का जो हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें छन करके हमारे सामने आ जाती हैं, तब हम अंधविश्वास में नहीं रहते। तो यही बात कहते हैं कि जब साइंस होता है तो वहाँ अंधविश्वास नहीं होता, वहाँ सुपरस्टिशन नहीं होता, मोरालिटी की बात नहीं आती, वहाँ प्रिजुडिसेस नहीं होते। मतलब पूर्वाग्रह का मतलब होता है दोस्तों, मतलब किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के लिए जब हम पहले से हमारे मन में कुछ बैठ जाता है कि ऐसा ही होगा, तो साइंस के लिए पूर्वाग्रह की कोई बात वहाँ नहीं आती, प्रिजुडिसेस नहीं होते, मोरालिटी नहीं होती, पार्शियलिटी नहीं होती कि पक्षपात करे। साइंस में एक रिज़ल्ट निकलता है, वो भी टू द पॉइंट, जो है वही है, पक्षपात नहीं होता।
साइंस क्या करता है, रैशनल थिंकिंग को जन्म देता है। जो सही सोच है, जो वैज्ञानिक सही सोच है, उसी सोच को जन्म देता है। फैक्ट्स की बात, इस चैप्टर में जो बात की गई है वो रैशनल थिंकिंग के बारे में बात की गई है। साइंस ने जितने इजाद किए हैं, जितने इन्वेंट किए हैं, उनके इन्वेंशंस का ह्यूमन बींग्स को, इंसान को क्या फ़ायदा हो रहा है और कैसे फ़ायदा होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। कौन? जेबेस हल्देन। अब रही बात कि इसका कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न ये है दोस्तों, कहता है कि है ना, सुपरस्टिशन को त्याग दीजिए, छोड़िए और रैशनल थिंकिंग की तरफ लौट आइए। रैशनल थिंकिंग जो फैक्ट्स की बात करता है, समझदारी की बात करता है, और ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो चीज़ हमको प्राप्त होता है, जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है, यही हमारा साइंस है। बिल्कुल शॉर्ट में जो हमने आपको बताया, यही इस चैप्टर में इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है कि रैशनल थिंकिंग को किस तरह से, साइंटिफिक थिंकिंग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग जेबेस हल्देन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। आप भी देखिए, लाइन उंगली दौड़ाइए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं कि जॉन बर्टन संडरसन हल्देन 1892 to 1964। ये जो जॉन बर्टन संडरसन हल्देन है, 1892 में वो पैदा हुए थे और 1964 में उनका इंतकाल हो गया था, उनका देहांत हो गया था। वॉज वर्साटाइल जीनियस। वो क्या थे? एक वर्साटाइल जीनियस थे। वर्साटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, मतलब हर कुछ उनको आता था, और वो जीनियस थे। वो जीनियस का मतलब होता है प्रतिभावान। वो बिल्कुल एक बहुमुखी प्रतिभावान थे, एक बहुमुखी प्रतिभा उसके अंदर बसती थी। ही स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। जेबेस हल्देन ने किस चीज़ का स्टडी किया था, किस चीज़ की पढ़ाई की थी? उन्होंने पढ़ाई की थी लैटिन भाषा की और ग्रीक भाषा की पढ़ाई की थी। कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एंड देन वेंट टू लंदन, और फिर वो लंदन चले गए थे टू डू रिसर्च इन जूलॉजी। क्या करने के लिए? है ना, अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। किस पर? जूलॉजी पर। दोस्तों जूलॉजी बायोलॉजी का एक पार्ट है। बायोलॉजी दो पार्ट में आता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी को हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान, और बॉटनी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जहाँ हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं वो हो गया बॉटनी, और जूलॉजी हम इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, वो हो गया जूलॉजी। क्लियर है? ही वॉज इंटरेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में थी। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे है ना विषयों में थी। एंड एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग समय में हेल्ड सच पोस्ट्स, और उनने अलग अलग समय में है ना इन विषयों पर जो एक उनका पद था, उन पद को भी उनने क्या किया? संभाला। कैसा पद? एज ए रीडर इन बायोकेमिस्ट्री। वो बायोकेमिस्ट्री, इसको हम लोग जीव रसायन कहते हैं, उसका वो रीडर रह चुके थे। अब देखिए रीडर क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा जो यूनिवर्सिटी लेवल की का जो एजुकेशन का सिस्टम है, मतलब यूनिवर्सिटी, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पढ़ाने का सिस्टम क्या है? ये जो रीडर हैं, ये रीडर हैं, ये आपको क्या बोलते हैं कि लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर के बाद, या हम इसको कह लें कि एसोसिएट, है ना, प्रोफेसर से बड़ा और फिर प्रोफेसर से छोटा, बीच में जो पद आता है, जो लेवल आता है, जो ओहदा आता है, इसको हम लोग रीडर कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने एमए किया या एमएससी किया, एमकॉम किया, जो भी किया। एमकॉम करने के बाद आप जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप पास करते हैं। पास करने के बाद आप एक लेक्चरर बन जाते हैं। अब जब किसी भी कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, तो आप एक लेक्चरर, है ना, कहलाएंगे। मतलब लेक्चरर का मतलब है कि आपने शुरू किया है, अभी आपने क्या किया है, अभी आपने ज्वाइनिंग किया है, लेक्चरर। क्लियर है? जब यही लेक्चर सीनियरिटी के हिसाब से जब वो सीनियर हो जाता है ना, और लेक्चरर जीआरएफ के बाद भी कर सकते हैं, और दूसरी बात पीएचडी करने के बाद। लेक्चरर रहे कुछ दिन,
फिर वो सीनियर लेक्चर हो गए, उसके बाद बारी असिस्टेंट क्या आ गई, प्रोफेसर। उसके बाद कुछ दिन आप रहे उस पोस्ट पर, आपको एक्सपीरियंस मिला, फिर आगे गए तो आपको क्या आ गया, एसोसिएट है ना, प्रोफेसर। और फिर एसोसिएट प्रोफेसर में कुछ दिन रहने के बाद एक्सपीरियंस के हिसाब से है ना, टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस के हिसाब से, रिसर्च और एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर आपको आगे चल कर के आपको फाइनली आप प्रोफेसर बन जाते हैं। तो ये कई स्टेजेस हैं। सबसे पहले लेक्चरर से आप अगर आगे बढ़ते हैं, आपका हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर होता है एसोसिएट प्रोफेसर, फिर होता है आपका प्रोफेसर, ठीक है। और रीडर जो होता है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के बीच का जो वो होता है, उसको हम लोग रीडर कहते हैं। बस एक आपको जल्दी में हमने आपको बता दिया, ये कोई डिग्री नहीं है, ये लेवल है ना। जब लोग पढ़ाते हैं तो उसका लेवल होता है कि इतना दिन पढ़ा लिए तो उसको सीनियरिटी मिल गई, एक्सपीरियंस मिल गया तो वो एसोसिएट बन गया, फिर उसके बाद प्रोफेसर बन गया, उस तरह से होता है। चलिए, तो ये जो है जेबेस हेल्डेन, ये बायोकेमिस्ट्री के रीडर रह चुके थे, लेक्चरर से ऊपर, प्रोफेसर से नीचे, ठीक है, इन कैम्ब्रिज, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स इन लंदन। और वो जेनेटिक्स के प्रोफेसर सबसे हाईएस्ट लेवल प्रोफेसर रह चुके थे लंदन यूनिवर्सिटी में। अब रही सर जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। एंड प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी एट द रॉयल इंस्टीट्यूट, कहते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट में वो किसके, फिजियोलॉजी के प्रोफेसर रह चुके थे। व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी, शरीर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका जिस साइंस में हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। एंड प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और सांख्यिकी का वो प्रोफेसर रह चुके थे एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। और कलकत्ता में, ये इंडिया में कलकत्ता में किसका, स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर, मतलब मैथमेटिक्स के प्रोफेसर। तो कितनी सारी चीज़ें ये जेबेस हेल्डेन को पता था। वो तभी तो शुरू में कह दिया इन्हें ही वॉज अ वर्साटाइल जीनियस। वो क्या थे, एक बहुमुखी प्रतिभा के मालिक थे। तभी तो वो इतनी जगहों पर, कहीं पर रीडर हैं, वो कहीं पर प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर मैक्सिमम जगह पे वो प्रोफेसर ही हैं। इसका मतलब उनका जो नॉलेज था उनमें काफ़ी गहराई थी। इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच, जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था, है ना, स्केच में होता है रेखा चित्र, खाका। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब होता है जब कोई अपनी ज़िंदगी के हालात को, अपने जीवन के हालात को स्वयं लिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आत्मकथा, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो वो एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच था जो कि उन्होंने लिखा था। ही वंस सेड, उसने उस आत्मकथा में कहा था, वंस सेड, वंस मैंने एक बार कहा था, क्या कहा था, दैट ही न्यू 11 लैंग्वेजेस, कि उनको 11 लैंग्वेजेस, 11 भाषाएं आती थीं, वो जानते थे। हेल्डेन वाज ए मार्क्सिस्ट, वो अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो एक मार्क्सिस्ट थे। जो कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने, जिन्हें नारा दिया था मजदूरों एक हो जाओ। एंड यूज टू कंट्रीब्यूट आर्टिकल्स, और ये आर्टिकल्स लिखा करते थे, कंट्रीब्यूट किया करते थे, लिख कर के दिया करते थे, किसके लिए, टू मार्क्सिस्ट डेली वर्कर। एक पेपर या मैगजीन होगा उसका नाम था द मार्क्सिस्ट डेली, है ना, वर्कर। उसी में वो दिया करते थे और वो साइंटिफिक टॉपिक्स पर दिया करते थे। रिटन इन ए स्टाइल, और वो जो लिखते थे इस पेपर में, वो जो दिया करते थे इस पेपर में लिखकर, ऐसे स्टाइल में लिखते थे, ऐसे तरीके से लिखते थे विच इवन अ पर्सन विद एवरेज एजुकेशन, जो लिखते थे वो एक एवरेज इंसान को, एक औसत आदमी को, जिसके की औसत एजुकेशन है, इसकी शिक्षा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा शिक्षा है, वो भी कुड ईजिली अंडरस्टैंड, वो आसानी के साथ इसको क्या कर सकता था, समझ सकता था। हिज वर्क्स इंक्लूड, उनके जो काम थे, जो उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने लिखा था, क्या थे, इंक्लूड, है ना, डेलुस और साइंस एंड द फ्यूचर, पॉसिबल वर्ल्ड्स, साइंस एंड एथिक्स उन्हें लिखा था, एंड द इनइक्वालिटी ऑफ मैन वो उन्हें लिखा था।
फ्रॉम विच द प्रेजेंट एसे इज टेकन। ये जो प्रेजेंट एसे है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये लिया गया है द इनइक्वालिटी ऑफ मैन से ही लिया गया है। इन दिस एसे, इस एसे में, इस निबंध में हल्देन एक्सप्लेन्स, हल्देन क्या करते हैं, बयां करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, है ना, उल्लेख करते हैं किस चीज़ का, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड टू अडॉप्ट साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट्स। क्यों, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है फॉर मैनकाइंड, इंसानों के लिए, टू अडॉप्ट, अपनाना, क्या अपनाने के लिए, द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट्स। स्टैंड पॉइंट माने होता है पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, मतलब आज के इंसानों को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक एक नज़रिया अपनाने की क्यों ज़रूरत है, वो इस चीज़ के बारे में ये यहाँ बयां करते हैं। ही राइट्स इन एन इंफॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल, वो लिखते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव अंदाज में, काफ़ी, है ना, ज्ञान देने वाले, इन्फॉर्मेटिव का बहुत सारी सूचनाएं जहाँ मिलती हैं इस तरह से लिखते हैं, और थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल, इस तरह से लिखते हैं कि कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा, विचार करने पर मजबूर हो जाएगा कि जो इन्हें लिखा है वो बिल्कुल सही है और सत्य है। बात पकड़ में आ रही है आपको? चलिए, तो ये था आपका जेबेस हल्देन के बारे में कि वो कितने बड़े प्रतिभाशाली थे, कितने बहुमुखी प्रतिभा के वो मालिक थे, वो कितनी जगह पे वो प्रोफेसर है ना रहे हैं, साइंस के, मैथ्स के, बायोकेमिस्ट्री के, जेनेटिक्स के, और फिर उन्हें कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं। वो एक मार्क्सिस्ट भी थे, वो लिखा भी करते थे, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा करते थे, और ताकि कोई एवरेज जो एजुकेशन का आदमी था वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकता था। और ये प्रेजेंट पीस जो है वो रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मैनकाइंड के लिए, इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। आप भी शुरू करिए। नंबर 1, वो पेज नंबर 47 पे कहता साइंस अफेक्ट्स द एवरेज मैन एंड वुमेन इन 2 वेज ऑलरेडी। कहता कि ये जो विज्ञान है वो अफेक्ट करता है ना, प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है एवरेज मैन, एक औसत आदमी को, या औसत है ना महिला को, इन 2 वेज, 2 तरीके से क्या करता है। ही और शी, वो आदमी या वो औरत या वो महिला, बेनिफिट्स बाय इट्स एप्लीकेशंस, उनको फ़ायदा पहुंचता है ना, बेनिफिट मिलता है किसका, साइंस के एप्लीकेशंस का, साइंस के अनुप्रयोग का, साइंस ने जो चीज़ करके रखा हुआ है उसके इस्तेमाल का। ठीक, अब एग्जांपल दे रहे हैं, ड्राइविंग इन ए मोटर कार। अगर हम किसी मोटर कार में ड्राइव कर रहे हैं, और ओमनी बस बोलते हैं छोटे से बस को, या हम बस में जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ए हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, अगर हम कोई ऐसी गाड़ी पे जा रहे हैं जो घोड़े के द्वारा खींचा जा रहा है, घोड़ा गाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें जाना और मोटर कार में जाना, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। घोड़ा गाड़ी में हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, मोटर कार में जल्दी लगेगा। घोड़ा गाड़ी वैसे भी देखा जाए तो घोड़ों पर एक जुल्म हो गया, है ना, तो और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और मोटर कार में टाइम भी नहीं लगेगा, चूँकि वह एक मशीन है, साइंस ने उसको इन्वेंट किया है, उसका आविष्कार किया है। बीइंग ट्रीटेड फॉर डिजीज़ बाय ए डॉक्टर और सर्जन, कहता है कि अगर वो बीमार है तो बीमारी का जो इलाज है उसका इलाज किया जाना किसी डॉक्टर के द्वारा, या किसी चिकित्सक या किसी सर्जन के द्वारा जो ऑपरेशन करता है, रादर देन ए विच, न कि किसी जादूगर के द्वारा, किसी विच के द्वारा जो जादू टोना जानता हो। अगर वो जादू टोने वाले के पास जाता है तो डेफिनेटली ये बात सामने आती है कि उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो वही कह रहे हैं, ये जो जेबेस हल्देन है कह रहे हैं कि साइंस का यही तो फ़ायदा है ना, कि जो उनका इलाज होगा वो किसी डॉक्टर या किसी सर्जन के द्वारा होगा, न कि किसी जादू टोना वाले के द्वारा। एंड बीइंग किल्ड विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल और ए शेल, कहते हैं कि अगर किसी को मारा जाता है, बीइंग किल्ड, मारा जाना, विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल, अगर कोई ऑटोमेटिक पिस्टल से मारा जाता है ना, या शेल माने गोला, जो बम का गोला होता है, उससे मारा जाता है, इन प्लेस ऑफ ए डैगर, किसके,
किसके स्थान में, अगर वो किसी डैगर बना होता है कटार, किसी कटार से नहीं, या किसी बैटल एक्स जो युद्ध में जो कुल्हाड़ा इस्तेमाल होता है उससे नहीं, किसी कटार से नहीं, बल्कि अगर वो गोला या ऑटोमेटिक पिस्टल से मारा जाता है तो दोनों में मरने का जो अंदाज़ है वो अलग अलग होगा। लोग इस बात को जानते हैं। इट ऑल्सो अफेक्ट्स हिज और हर ओपिनियंस। ये जो सारी चीज़ें हैं ये उस इंसान का या उस महिला का ओपिनियन को, उनकी राय को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। वो जानेगा कि बस में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं, डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं या फिर जादू टोना वाले से इलाज कर रहे हैं, या अगर कोई हमको मार देता है, छुरा चाकू डैगर से मारता है, कटार से मारता है, या किसी कुल्हाड़े से मारता है, या किसी ने गोली मार दिया, तो दोनों के मारने में तो फ़र्क है। तो इंसान सोचेगा, ये इंसान की सोच को, उसकी ओपिनियन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स, कहता है कि ऑलमोस्ट एवरीवन, कहता है लगभग हर कोई इस बात पे यकीन करता है, बिलीव करता है, विश्वास करता है दैट अर्थ इज़ राउंड, कि धरती जो है वो राउंड है, वो गोल है। एंड द हेवेंस नियरली एम्प्टी, और कहता है कि वो जो हेवेंस है, हेवेंस माने तो वैसे होता है स्वर्ग, लेकिन यहाँ हम हेवन बोलेंगे। धरती के ऊपर जो खुला सा जो आसमान है, पूरा खुला हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं खला, है ना, पूरा एकदम खुला हुआ है। ये जो एम्प्टी है, करीब करीब ये एम्प्टी है, करीब करीब ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। इंस्टेड ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड नहीं है, ये ठोस नहीं है, ये खुला हुआ है। धरती गोल है, धरती के ऊपर का जो आकाश है, ये पूरा अंतरिक्ष है, ये पूरा खुला हुआ है। एंड वी आर बिगिनिंग टू बिलीव, और हम शुरू कर रहे हैं विश्वास करना। क्या शुरू कर रहे हैं, विश्वास करना, इन आवर एनिमल एंसेस्ट्री। हम अपने एनिमल एंसेस्ट्री में, मतलब एनिमल एंसेस्ट्री का मतलब होता है, एंसेस्ट्री मतलब होता है एंसेस्टर्स, हमारे बाप दादा, एनिमल माने जानवर। हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसा बिलीव करना शुरू कर चुके हैं, है ना, वी आर बिगिनिंग टू बिलीव। हम लोग बिलीव करना, विश्वास करना शुरू कर रहे हैं किस बात पर, इन आवर एनिमल एंसेस्ट्री, हमारे कि हम लोग पहले क्या थे, जानवर थे, हमारे जो पूर्वज थे, एनिमल्स थे। एंड द पॉसिबिलिटी, और उन संभावनाओं को भी हम लोग जान रहे हैं। और वास्ट इम्प्रूवमेंट्स, अब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए, वास्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए, उसमें सुधार हुआ, है ना। क्या सुधार हुआ, क्या बढ़ोतरी हुई, इन ह्यूमन नेचर बाई बायोलॉजिकल मेथड्स। कहते हैं कि इंसानी जो नेचर है, जो इंसानी प्रकृति है, मानव जो प्रकृति है, बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा, है ना, जैविक तरीकों के द्वारा, विधियों के द्वारा, उसमें क्या हुआ है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा हम लोग यकीन करने शुरू कर दिए हैं कि हम लोग, हमारा जो एंसेस्ट्री था, हमारे जो पूर्वज थे, एनिमल्स थे। दूसरी बात, हम ये भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा ह्यूमन में बहुत सारे चेंजेस लाने की संभावना है। हम लोग बात करते हैं दूसरा पैराग्राफ की। कहता है बट साइंस कैन डू समथिंग फार बिगर फॉर द ह्यूमन माइंड। कहता है कि यही नहीं, साइंस इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकता है। साइंस कैन डू समथिंग, कुछ कर सकता है साइंस, फार बिगर, बिगर बने बड़ा, फार बिगर बने बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा कर सकता है फॉर द ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग के लिए। क्योंकि इंसानी दिमाग क्या करता है, सोचता है, सोच कर ही तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं ना। तो यही साइंस कहता है कि इंसान का जो दिमाग है वो, है ना, कुछ और भी बड़ा कर सकता है than the substitution of one set of belief for another। एक आइडिया है, उसको दूसरे आइडिया में हमको बदलना है। एक सेट ऑफ आइडिया है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स को, उन आइडियाज़ को, उन बिलीफ्स को हमको दूसरे सेट में बदलना है। ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। या द इनकलकेशन ऑफ सेप्टिसिज्म, कहते इनकलकेट करना, इनकलकेट मैंने डालना। ऐसे किसी के दिमाग में हम लोग कोई बात डालते हैं तो उसको बोलते हैं इनकलकेट करना। द इनकलकेशन ऑफ स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म होता है हम जिसको बोलते हैं शक, शुबा। तो ये SC है,
ये कैसे भी होता है, SKEP वो भी होता है, स्केप्टिसिज्म है ना, इनकलकेशन ऑफ स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग एक्सेप्टेड ओपिनियंस। और कहता है कि साइंस का काम जो जो एक्सेप्टेड ओपिनियंस हैं, एक्सेप्टेड ओपिनियंस माने जो ऐसे बातें जिनको मान लिया गया है, जिनको स्वीकृत कर लिया गया है, ऐसी बातों के प्रति, क्या रिगार्डिंग माने प्रति, ऐसी बातों के प्रति स्केप्टिसिज्म मतलब संदेह को डालना दिमाग में, मतलब जो बातें स्थापित पहले से हैं उन बातों को लेकर के लोगों के दिमाग में संदेह डालना, या एक सेट ऑफ रूल्स को दूसरे सेट में बदलना, सिर्फ यही नहीं है साइंस का काम। साइंस का काम इससे भी बड़ा है दिमाग के लिए। ठीक है, होता ही है कि कोई चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, साइंसी एतबार से देखें तो वो चीज़ हमको गलत दिखता है, हम फिर दूसरी तरफ चले आते हैं। तो एक सेट ऑफ रूल्स से हम लोग दूसरे सेट ऑफ रूल्स की तरफ, सेट ऑफ बिलीफ्स की तरफ हम लोग चले जाते हैं। तो वही बात ये कह रहे हैं। ठीक है, इट कैन ग्रेजुअली स्प्रेड अमंग ह्यूमैनिटी। और ये जो चीज़ है धीरे धीरे ऐसा आएगा, धीरे धीरे इट कैन ग्रेजुअली, धीरे धीरे स्प्रेड फैलेगा, है ना, फैल सकता है अमंग ह्यूमैनिटी एज ए होल। कहता है पूरे ह्यूमैनिटी में, पूरे मानवता में, पूरे लोगों में ये धीरे धीरे जो साइंटिफिक जो टेम्पर है, साइंटिफिक जो स्पिरिट है, वो धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। द पॉइंट ऑफ व्यू दैट प्रिवेल्स अमंग रिसर्च वर्कर्स, वही पॉइंट ऑफ व्यू, वही नज़रिया, वही दृष्टिकोण जो है ना, एक जो रिसर्चर्स हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग अनुसंधान कर रहे हैं, उन लोगों का जो नज़रिया है, यही नज़रिया पूरी दुनिया में, पूरी मानवता में क्या करेगा, फैल जाएगा। एंड हैज़ इनेबल्ड अ few thousand men and few dozen women। और इसने क्या किया है, इनेबल किया है, योग्य बनाया है, उस काबिल बना दिया है a few thousand men, कुछ हज़ार लोगों को, एंड few dozen, और कुछ दर्जन महिलाओं को, टू क्रिएट द साइंस, क्या करने के लिए, एक विज्ञान क्रिएट करने के लिए, वैज्ञानिक रैशनल थिंकिंग क्रिएट करने के लिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए, ऑन विच मॉडर्न सिविलाइजेशन रेस्ट्स, जिन साइंटिफिक थिंकिंग पर आज जो आधुनिक जो सिविलाइजेशन है वो रहता है, वो टिका हुआ है, उसी चीज़ पर क्या कर रहे हैं, वो ये लोग खोज कर रहे हैं। उसी चीज़ पर आज ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो रुका हुआ है, थमा हुआ है। फॉर इफ़ वी आर टू कंट्रोल आवर ओन एंड वन अनदर्स एक्शंस, अगर हम वी आर टू कंट्रोल आवर ओन, कहता है कि हम अगर अपने एक्शंस को या दूसरे के एक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको है ना कंट्रोल करना चाहते हैं, एज वी आर लर्निंग टू कंट्रोल नेचर, जिस तरह से कि हम नेचर को, प्रकृति को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, है ना, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर प्रकृति को कंट्रोल करना हम लोग सीख रहे हैं। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट कम आउट ऑफ द लेबोरेटरी। तो इसलिए कहता है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो लेबोरेटरी से, जहाँ इसका टेस्ट किया जाता है, किसी तथ्यों का जो टेस्ट किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके कॉज और इफेक्ट को जाना जाता है, तब जाकर उसमें कोई ना कोई रिजल्ट है ना देखा जाता है। तो कहता है कि ये जो लेबोरेटरी में जो भी चल रहा है वो लेबोरेटरी से बाहर निकाल करके है ना, एंड बी अप्लाइड टू द इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ, उन सारी चीज़ों को अगर इंसानी ज़िंदगी में, मानव जीवन में अगर उसका उपयोग किया जाए तो यहाँ क्या होगा, रैशनल थिंकिंग को क्या मिलेगा, जगह मिलेगी। वो साइंटिफिक जो रैशनल जो थिंकिंग है या जो आइडिया है वो लोगों में फैलेगा, लोगों तक पहुँचेगा। इट इज़ फुलिश टू थिंक, ऐसा सोचना बेकार है, ऐसा सोचना बेवकूफ़ी है, दैट द आउटलुक विच हैज़ ऑलरेडी रिवोल्यूशनाइज्ड इंडस्ट्री, कहता है कि वो जो नज़रिया, वो जो आउटलुक जिसने कि पहले ही इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, वार एंड मेडिसिन, युद्ध को और मेडिसिन को क्या किया है, रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, क्रांति का एक क्रांति ला दिया है इसमें, विल प्रूव यूजलेस, वो बेकार हो जाएगा, वो अच्छा नहीं साबित होगा, व्हेन अप्लाइड टू फैमिली, नेशन और द ह्यूमन रेस। कहता है कि जब ये अप्लाई किया जाएगा फैमिली में, परिवार में, है ना नेशन में, राष्ट्र में, और द ह्यूमन रेस, और पूरे इंसान जाति के लिए। कहने का मतलब है कि जो चीज़ उन्हें, जिन
रेशनल थिंकिंग ने, जिन आइडियाज़ ने, जो नज़रिए ने, है ना, क्या किया, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, वार और मेडिसिन को बढ़ावा दिया, मेडिकल साइंस को बढ़ावा दिया, तो क्या वो आइडिया नेशन के लिए, फैमिली के लिए और मानव जाति के लिए क्या बेकार हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो यही बात ये कह रहे हैं जेवियर्स हल्देन। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम लोग इसको यहाँ स्टॉप करते हैं और बहुत ही जल्दी आपको पॉइंट 3 से हम लोग आगे चलेंगे, इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड